बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 10 दिसंबर और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की सबसे बड़ी खबर तो थी साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर चार्जशीट का फाइल होना उनके कोर्ट मार्शल के दौरान। लेकिन अब इस वक्त हमारे पास उससे भी बड़ी एक स्टोरी है, बल्कि बॉम्बशेल स्टोरी है। और ये स्टोरी है रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन की, और अखबार है, मैगज़ीन है ड्रॉप साइट न्यूज़ अमेरिका से, वॉशिंगटन से, न्यूयॉर्क से। ये वही ड्रॉप साइट है, ये वही रायन ग्रिम है, ये वही मुर्तज़ा हुसैन है जिन्होंने इससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक साइफर आया था जो आप सबको पता है, उसका पूरा कंटेंट मतन जो है वो छाप दिया था, जिसको लगातार अमेरिका भी डिनाई कर रहा था। और पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, रजीम थी, पाकिस्तान की हुकूमत थी, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल से, वो खसूसी तौर पर उस साइफर के होने को ही डिनाई कर रहे थे। रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन की इन्वेस्टिगेटिव उस स्टोरी में पूरे के पूरे साइफर का मतन रख दिया गया था। लेकिन आज उनकी जो स्टोरी है उसने ऐसे रिपल्स क्रिएट किए हैं, ऐसे झटके हैं जो वॉशिंगटन से लेके इस्लामाबाद और वहाँ से रावलपिंडी और मुल्क के तूलो अर्ज तक सभी महसूस करेंगे। रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन ने जो स्टोरी ड्रॉप साइट न्यूज़ के ऊपर दी है वो ये कह रही है कि जो डी चौक के अंदर कत्लो गारत हुई वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब के अहकामात से हुई। उन्हें ये कहीं और से नहीं बल्कि मिलिट्री के अंदर से इंफॉर्मेशन मिली है। और मुर्तज़ा हुसैन और रायन ग्रिम ये क्लेम कर रहे हैं कि कम से कम दो इंतहाई वेल प्लेस्ड सोर्सेस जिन्होंने उन्हें इररिफ्यूटेबल एविडेंस भी दिखाई है ये क्लेम करने की। क्योंकि आप ये जहन में रखिए कि जो इन्होंने इसके अंदर लिखा है अपनी कहानी के अंदर, वो पढ़ के ना सिर्फ रोंगटे खड़े होते हैं बल्कि हमारी दी हुई पहले की एक खबर भी आपके सामने सच्ची साबित होती है। और वो मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी खबर है, लेकिन पहले ये आपके सामने रख दें। तो रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन ने बताया कि पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर उनके एक सोर्स ने उनको ये खबर दी, फिर एक और सोर्स ने इस खबर को कंफर्म किया, और उन्होंने ये भी कहा कि जिसने उन्हें खबर दी उसने उन्हें एक बड़े ही आप ये कहें कि मुस्तनद किस्म की उन्होंने एविडेंस भी दिखाई। क्योंकि कई दफ़ा लोग आपको खबर, जैसे मैं आपको कहता हूँ खबर देते हुए कि सुनी सुनाई खबरें होती हैं, लोग अपनी मर्जी से अपने एजेंडे पे भी खबरें दे देते हैं। तो जब आप जर्नलिज्म करते हैं, और जो दुरुस्त जर्नलिज्म लोग करते हैं, वो सुनी सुनाई खबरें नहीं देते। अगर आपको कोई खबर सुनाता भी है तो आप उसकी तहकीक खुद से करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जो हमने आपको शहबाज शरीफ की कुर्सी की खबर दी थी वो हमारे तक किसी ने पहुंचाई थी। अब हमें कान में खबर आई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने आगे वो आपको खबर दे देनी है। अगर हम वैसा काम करेंगे तो फिर हम भी मुनीब फारूकी बन जाएंगे। ये काम नहीं, जर्नलिज्म ये नहीं है। अरशद शरीफ से यही सीखा था कि जब खबर आपके पास खुद चल कर आए तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि आप उसकी मुनासिब तहकीक करें, फिर आप उसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं, फिर आप ऐसे ऐसे जगहों से वेरीफाई करते हैं कि जहाँ से खबर आपके पास आई वो सोर्स आपके उन सोर्सेज को कंट्रोल ना कर सके, वो इंडिपेंडेंट हो। और भी बहुत सारी ऐसी एविडेंस फिर आपको चाहिए होती है जिसके बाद आप खबर दे सकते हैं। बिल्कुल ये जो खबर है इसमें उन तमाम जावियों को कवर किया है मुर्तज़ा हुसैन ने, रायन ग्रिम ने, और जो इन्होंने अब तफसीलात दी हैं वो आपके और मेरे होश उड़ा देगी। वो तफसीलात ये हैं कि इन्हें पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर से ये बताया गया कि 25 तारीख को जब अभी जो इमरान खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स थे वो डी चौक नहीं पहुंचे थे। 25 तारीख आपको पता है कि अभी इस्लामाबाद से अभी तो इस्लामाबाद के करीब आने का वक्त हो रहा था, बाहर ही थे कह लें। उस वक्त अकॉर्डिंग टू रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन, इनकी जो स्टोरी है ड्रॉप साइट के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त नवंबर 25 को मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट, जी हाँ, मिलिट्री ऑपरेशंस जो डायरेक्टरेट जहाँ पर जंग की प्लानिंग की जाती है या फौज के दूसरे ऐसे जो ऑपरेशंस के प्लान होते हैं वो सारे वहाँ पर बनते हैं, वहाँ पर एक हाई पावर्ड मीटिंग हुई। सीनियर, जाहिर है उसमें जनरल्स भी होंगे, ब्रिगेडियर्स भी होंगे, और वो डायरेक्शंस थी जनरल आसिम मुनीर की, पाकिस्तान पावरफुल आर्मी चीफ। अंडर द प्लान जना एवेन्यू जो था उस और डी चौक, उसको पहले कंटेनर्स के साथ इंसर्कल करना था, उसके बाद वहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट करनी थी,
और फिर स्नाइपर्स को पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG को वहां डिप्लॉय करना था। ये सारे फैसले 25 तारीख को कर लिए गए। कब? 25 तारीख को। और जो आपके तमाम प्रोटेस्टर्स हैं ये इस्लामाबाद के अंदर 26 तारीख को दाखिल हुए। लेकिन ये कत्लो गारत का फैसला जो है ये 25 तारीख को ही कर लिया गया था और इसके तमाम अरेंजमेंट्स कर लिए गए थे और किए गए थे आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब की डायरेक्शन पर। ये हम नहीं कह रहे, ये रायन ग्रिम कह रहे हैं, ये मुर्तज़ा हुसैन कह रहे हैं, ड्रॉप साइट न्यूज़ कह रहे हैं, अमेरिका का ये जरीदा है, ये वेबसाइट है, ये अखबार है। अगर आपने जाहिर है इस खबर को डिनाई करना है और आप समझते हैं कि खबर झूठ है तो फिर तो आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं क्योंकि आप इन्हें सू कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे, मैं अभी आपको बता देता हूं, कोई इन्हें सू नहीं करेगा, जुर्रत भी नहीं करेगा सू करने की। हाँ, पाकिस्तान के अंदर से शायद इसकी तरदीद ज़रूर जारी करवाएं, या तो डिजिटल जो नाई हैं उनके थ्रू करवाएंगे या हो सकता है ISPR खुद भी कर दे। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से तरदीद की हद तक और इसे एक एजेंडा और इसे एक साजिश और इसे एक घनौनी हरकत, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होंगे। इससे आगे ज़ुबानी जमा खर्च से आगे किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की कोई जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि जब अमेरिका का इतना बड़ा जरीदा ये बात लिखता है तो बाकायदा वकला के साथ डिस्कस होती है, तमाम सबूत सामने रखे जाते हैं, उसके बाद इतने बड़े क्लेम किए जाते हैं। वरना अगर इतनी बड़ी स्टोरी एक मैगज़ीन कर रहा है और उनके पास उसकी एविडेंस नहीं है, ये मुमकिन नहीं है अमेरिका के अंदर ऐसी स्टोरी करना। बहरहाल उसमें उन्होंने जो रिवील किया वो ये भी बताता है कि रूफ टॉप्स के ऊपर स्नाइपर्स को बैठाना था। फिर उन्होंने वो सारी कत्लो गारत का सीन भी बताया कि जो उस दिन हुआ, जो मिलिट्री के सोर्स ने इनको बताया कि कैसे पहले बत्तियां बुझाई गईं, गुल की गईं ताकि वहां पर डर, खौफ और हरास फैले। उसके बाद आंसू गैस की हैवी शेलिंग की गई ताकि लोग भागें, और उसके बाद जो डटकर मुकाबला कर रहे थे या जो लोग भाग नहीं रहे थे, जो लोग पैनिक नहीं हो रहे थे, उनके सरों के निशाने लेके या उनके निशाने लेके स्नाइपर्स के साथ उनको गोलियां मारी गई। अच्छा, अब हमारे पास एक इनसाइड न्यूज़ आई थी जो हमने आपको बहुत ही केयरफुली दी थी क्योंकि उसके हम सोर्सेज को कंफर्म नहीं कर सके थे, अगर आप याद कीजिए। और वो खबर मैंने आपको ये दी थी चंद दिन पहले, और ये मुझे बहुत ही एक वेल प्लेस्ड सोर्स ने वो खबर दी थी, हाईली वेल प्लेस्ड सोर्स ने। और वो खबर ये थी कि वहाँ पर सिर्फ ये स्नाइपर्स का काम नहीं हुआ। याद कीजिए मैंने आपको कहा था कि स्नाइपर्स तो आप बहुत चुन के, उस वहाँ पर कुछ और भी इस्तेमाल हुआ मैंने आपको, फिर मैंने इशारा किया था वहाँ पर एयरफोर्स से रिलेटेड इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हुआ शायद। आज जो ड्रॉप साइट की स्टोरी है वो कंफर्म कर रही है कि वहाँ पर जो ड्रोन्स थे जो थर्मल इमेजिंग कर सकते थे हीट की वजह से अंधेरे में भी, कि कितने लोग कहाँ पर हैं, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल किया गया। और उसकी मदद से ये तमाम चीज़ों को लिखा हुआ है कि स्मॉलर ड्रोन्स विद थर्मल इमेजिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइडेड लाइव सर्विलेंस रिलाइंग रियल टाइम फुटेज ऑफ द अनफोल्डिंग कार्नेज टू द ऑपरेशंस कमांड सेंटर। जो इसका ऑपरेशन कमांड सेंटर बनाया गया था जहाँ से डायरेक्टली गोली चलाने के अहकाम दिए जा रहे थे अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, और वो जो मिलिट्री डायरेक्टरेट था ऑपरेशंस का, वहाँ से ये किया जा रहा था। तो वो बता रहे हैं कि उनको जो छोटे ड्रोन्स विद थर्मल इमेजिंग कैपेबिलिटी, मीन इंसानों का नीचे होना और वो फिर थर्मल एबिलिटी के साथ, इमेजिंग कैपेबिलिटी के साथ उनके इमेज के कहाँ कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ कोई खड़ा है। जब कैमरे की या इंसानी आंख नहीं देख सकती तो थर्मल इमेजिंग से आप अंधेरे में भी इंसानों के होने का सबूत, कितने लोग हैं, कहाँ हैं, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो इतना सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, ये इंडिकेट करता है कि ये अचानक से वहाँ थर्मल इमेजिंग वाले ड्रोन्स आके उड़ना नहीं शुरू हो गए, अचानक से स्नाइपर ऊपर नहीं पहुँच गए, अचानक से ये सारी जो ऑर्केस्ट्रेट किया गया सारा कुछ, ये अचानक नहीं हुआ, ये वेल प्लान्ड था। ये 26 को नहीं हुआ, ये 25 को हुआ उनके सोर्स के मुताबिक, आर्मी चीफ के अहकामात पर हुआ। और इसमें तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, मॉडर्न हथियार इस्तेमाल किए गए, मॉडर्न इक्विपमेंट इस्तेमाल किया गया और लोगों को चुन चुन के मारा। फिर वो आगे कह रहे हैं कि जो फाइनल फेज था इस सारे ऑपरेशन का, उसमें फिर जो लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं भूल गया कि उन्होंने कहा कि जो सिग्नल्स डिपार्टमेंट होता है मिलिट्री का, उनका ये काम था कि वो जो वहाँ पर सिग्नल्स हैं फ़ोन के वो बंद कर दें। उसको जैम किया गया, कम्युनिकेशन को।
वहाँ पर एक तरफ तो आंसू गैस मारी जा रही, दूसरी तरफ जो सिग्नल्स डिपार्टमेंट है मिलिट्री का, उन्होंने लोगों के तमाम कम्युनिकेशन चैनल्स को, नेटवर्क को जैम कर दिया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि फाइनल फेज़ के अंदर स्विफ्ट एंड थॉरो क्लीन अप था, वहाँ से बिल्कुल मुकम्मल सफाई की गई। 3 घंटे के अंदर अंदर ये सफाई कर दी गई। एज सुन एज द फायरिंग सीज्ड, जैसे ही फायरिंग रुकी, ISI यूनिट्स वर dispatched to Jinnah Avenue to remove all traces of the violence, the sources said। जो मिलिट्री के अंदर से सोर्स ने इनको बताया, उन्होंने कहा कि जैसे ही फायरिंग रुकी, ISI के स्पेशल स्क्वाड भेजे गए वहां पर, जिन्होंने तमाम वहां से सबूत गायब कर दिए। जाहिर है लाशें होंगी, गोलियां होंगी, और वहां पर जो भी अजाब पड़े होंगे, जो कुछ भी होगा वो सब लपेट लिया गया, सब उठा लिया गया। और उसके बाद जब सब कुछ वो उठा लिया गया, तो फिर आपने वो जो सुबह इमेजेस आप देख रहे थे ना, नेक्स्ट मॉर्निंग अल जजीरा और दूसरे लोग इमेजेस, वो तो CDA के स्वीपर बेचारे, टूटे हुए शीशे, कहीं खून का निशान है, वो उसको धो रहे हैं ट्रकों के साथ। वो तो रात को धो दिया था, लेकिन सुबह वो जो वहाँ पर स्वीपर जो थे वो झाड़ू कर रहे थे, उस टाइम वहाँ पर कोई सबूत रह नहीं गया था। फिर भी कुछ ना कुछ गोलियों के खौल, कुछ ना कुछ मिल रहा था। लेकिन असल काम रात को ISI के यूनिट्स ने कर दिया, ये ड्रॉप साइट कह रहा है। अब इस खबर के बाद उन्होंने इसमें सारे हवाले दिए हैं, गार्डियन के, इसमें उन्होंने BBC के, इसमें उन्होंने अल जजीरा के, तमाम बताए हैं कि किस तरीके से उनके जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी गोलियां चलती देखी। आई विटनेसेस के क्लेम उन्होंने बताया कि SSG के कमांडोज उन्होंने देखे, पर एक तो पकड़ा भी गया था, SSG का कमांडो स्नाइपर जो था वो पकड़ा भी गया था। तो अब ये जो स्टोरी है ड्रॉप साइट, इसने तो वो सब कुछ क्लियर करके रख दिया है कि जो हम कहते हैं कि 200 लोग हैं, द नंबर इज़ मच बिगर। जब आपने लो फ्लाइंग ड्रोन्स जो थर्मल इमेजिंग कैपेबिलिटी इस्तेमाल किए हैं, तो देन किलिंग इज़ enormous, द नंबर इज़ enormous। ये बहुत बड़ी करबला बर्पा की गई, ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया। और ये कितना बड़ा है, ये अभी हम में से, मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि ये हमारे, अगर मैं नंबर दे दूंगा तो वो फिर उस नंबर को उछाला जाएगा। मैं कह दूंगा 500 है, मैं कह दूंगा 1000 है, मैं कह दूंगा 1500 है, मैं कह दूंगा 2000 है, उस नंबर को उछाला जाएगा, क्योंकि सबूत तो आपके सामने। अब हम नहीं कह रहे, ये ड्रॉप साइट कह रही है अमेरिका की एक जरीदा, अमेरिका का एक न्यूज़ का इदारा जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि सबूत तो ISI के स्पेशल यूनिट्स ने हटा दिए। तो अब ये जो गोली किसने चलाई, जो पाकिस्तान पूरा पूछ रहा है, वो अब जवाब तो अब ड्रॉप साइट ने दे दिया है कि गोली चली है, आर्मी चीफ के हुक्म पर चली है, मशीन गन्स चली हैं, ड्रोन्स उड़े हैं, स्नाइपर्स चले हैं, सिग्नल्स ने वहाँ पर, सिग्नल्स का जो डिपार्टमेंट है उसने वहाँ पर फ़ोन की कम्युनिकेशन को जैम किया है, ISI की टीम्स ने वहाँ से तमाम सबूत मिटा दिए हैं। तो अब इससे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है और कोई क्या रिवील कर सकता है। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अब मुझे अगली स्टोरी के ऊपर जाना पड़ेगा। ये कोई शक नहीं कि एक बहुत ही बड़ी बॉम्बशेल स्टोरी, और एक दफ़ा फिर बहुत बड़ा काम है जो मुर्तज़ा हुसैन और रायन ग्रिम ने किया है। बड़ी स्टोरी लेकर आए हैं, बहुत उम्दा काम है, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है, दैट सेज अ लॉट। क्विकली अगली खबर के ऊपर भी तज्जिया कर लें। ISPR ने एलामिया जारी किया है, जनरल फैज़ हमीद का फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो शुरू है। अब उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है, उन्हें चार्जशीट किया गया है। उनके लिए मियाँ अली इशफाक को अपना उन्होंने वकील मुकर्रर कर लिया है। ISPR ने ये रिलीज़ की है तमाम की तमाम, और उसके बाद जितने भी डिजिटल नाई हैं, मुनीफ फ़ारूक साहब हो गए, फैसल वाडा साहब हो गए, हसन अयूब हो गए, वो सब जन इसके ऊपर आ गए और इमरान खान को बीच में लपेट लिया, और बहुत सारी और बातें इसके अंदर हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन पहले आपको कुछ बता दें कि फैज़ जो ISPR की जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को चार्जशीट कर दिया गया है। जनरल फैज़ हमीद पर फ़र्द जुर्म आयद 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लका दफ़ात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के ख़िलाफ़ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। मतलब अभी अगस्त से लेके अभी तक सिर्फ चार्जशीट किया गया है। पहले तो आपने, मैं पॉइंट्स बताता जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर ये भी एक बहुत बड़ा बमशेल स्टोरी है, और मैं आपको अपना एनालिसिस दूंगा कि मुझे क्या लगता है इसके अंदर क्या हो रहा है।
इन चार्जेस में सरकारी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के मुलव्वस होने से मुतल्लक अलहदा तफ्तीश की जा रही है। यहाँ अलहदा का लफ्ज़ नोट कर लीजिए, जिसका मतलब ये चार्जशीट नहीं हुआ। जिस मामले में इमरान खान साहब को लपेटना है ना, पीटीआई को लपेटना, उसमें अभी चार्जशीट नहीं किया। एटलीस्ट दिस जो ये लिखा हुआ है ISPR की तरफ से, ये यही कहता है कि अलहदा से उसकी तफ्तीश हो रही है, मतलब उसकी अभी भी तफ्तीश हो रही है। 9 मई की अभी भी तफ्तीश हो रही है, उसमें चार्जशीट नहीं हुआ क्योंकि अलहदा का वर्ड इस्तेमाल किया। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी इनासर की इमा और मिली भगत में भी शामिल तफ्तीश है। जो सियासी लोग हैं वो भी शामिल तफ्तीश हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। ISPR कह रही है कि हम उन्हें, फ़ौज जो है वो उन्हें तमाम कानूनी हकूक़ दे रहे हैं। और फिर ISI के बहुत ही करीब समझे जाने वाले मियाँ अली इशफाक को उनका वकील भी मुकर्रर किया गया है। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये भी आप तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। मैंने आपको अभी तक 3 पॉइंट्स जो हैं वो लिखवाए हैं, ये आप लिख लीजिए। इनके बाद मैं आपको इस स्टोरी को 1-2 बातें और करके फिर आपको इस स्टोरी को क्लियर करके देता हूं कि अब क्या होने जा रहा है आगे। जी डिजिटल फिर आ जाते हैं नाई, आपको पता है उनका काम शुरू हो जाता है। मुनीफ फारूक साहब ने कहा कि जो जनरल फैज़ हमीद की चार्जशीट है उसमें उन्होंने 5-6 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कहीं। पहला कि एविडेंस जो है वो इररिफ्यूटेबल है, अनडिनाएबल है। वही जो मैडम रॉलेक्स कहा करती थी लाहौर में, और आज तक पे 1.5 साल में 9 मई की कोई एविडेंस नहीं आई। उसी तरह की ये घिसा पिटा, वो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उसी जुमले को सारे ये लिख के देते हैं। इनके हैंडलर्स जो हैं, हैंडलर्स वही होते हैं। आपने कभी, मैं किसी को नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता कुत्ता, हाँ इंसान मेरे लिए सारे बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं ना तो वहाँ कुत्ते सूंघते हैं आपका, वो हैंडलर होता है जिसने उन कुत्ते का पीछे से वो पकड़ा होता है। तो हैंडलर उनको जिधर लेके जाता है कुत्ते उधर जाते हैं। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी इंसान को कुत्ता नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये जो हैंडलर्स हैं वो जो बेचारों को लिख के देते हैं वो लिख ही जाते हैं। और हैंडलर्स एक ही लाइन लिखते हैं। वो मैडम रॉलेक्स भी वही कर रही थी, यहाँ भी वही हो रहा है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद वॉज इन्वॉल्व इन पोलिटिकल एक्टिविटीज़ एट द बिहेस्ट ऑफ अ पोलिटिकल प्लेयर। अब यहाँ पर इमरान खान साहब का नाम नहीं, लेकिन नीचे लिखा है इन्होंने। इट आल्सो सिग्निफाइज दैट जो जनरल फैज़ हमीद हैं वो 9 मई के वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर इन्वॉल्व थे। 25 मई 2022 के प्रोटेस्ट और नवंबर 22 को भी इंट्रीग किया था सैबोटेज करने के लिए जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब यहाँ पर ये एक्यूज़ कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट को फैज़ हमीद ने सैबोटेज किया था और अब ये लड़ाई पर्सनल है, राइट। ये इस बात से तो यही है ना कि जनरल फैज़ हमीद आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ नहीं लगने दे रहे थे, तो ये अब पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है। ये वैसे हैंडलर साहब आप अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ, ये अगर ये वाला नुक्ता ना डालते तो बाकी भी बड़े क्राइम थे। ये आखिरी वाली बात आपने ज़रूर आर्मी चीफ को इसके अंदर रगेदना है। आपने मतलब उनको भी धुन दिया कि सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। अब 21 तोपों की सलामी है जो भी नैरेटिव बनाता है, भाई शाबाश, बहुत ही कोई समझदार आदमी है। जब आपका मकसद वैसे ही पूरा हो रहा है तो आपने आर्मी चीफ की बलि क्यों चढ़ा रहे हैं आप इसके अंदर? मैं सवाल पूछ रहा हूँ नैरेटिव वाइज आपसे। It also claims that General Faiz Hamid did all this in cahoot with former Prime Minister Imran Khan. Cahoots with former Prime Minister Imran Khan. इमरान खान के साथ मिलके सब कुछ किया। Next stage will be trial followed by a damning conviction order. All hell breaks loose. क़यामत ढा दी है, आसमान गिर गया है, अब उन्हें सज़ा हो जाएगी। अच्छा जी, 1-2 बातें और। इमरान खान ज़रूर मिलिट्री कोर्ट में जा रहे हैं। एक और डिजिटल ने कहा जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल है, इसके ऊपर तो मैं बातचीत करता हूँ बाद में, लेकिन जो मुनीफ फारूक साहब ने कहा कि इसमें कर्नल भी इन्वॉल्व हैं, इसमें कई ब्रिगेडियर भी इन्वॉल्व हैं, इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो बड़े एडवांस लेवल के चले गए हैं और इनके ऊपर सज़ा ज़रूर होगी। मैं दावे से कह सकता हूँ कि फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक़ इमरान खान से है और PTI से है। वो चंद पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस थे। आर्मी चीफ फैज़ हमीद जो जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए फैज़ हमीद ने बहुत कुछ किया। ये जो भी बारीक कार्रवाई डाल रहा है ना अंदर से, ये आर्मी चीफ का भी साथ रगड़ा कर रहा है।
इसके हवाले से बहुत पहले मैंने 2022 में बताया था कि बहुत बड़ी साजिश हुई थी, जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा हुआ था या उन्हें आर्मी चीफ बनने से रोकना था, और इसका जो अब ऑर्डर आएगा उसमें ये सब कुछ सामने आ जाएगा, ये उन्होंने कहा। अब मेरी 2-3 बातें हैं जो आपके सामने रखूँगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि ये क्या है। पहली बात तो ये रखते हैं कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो पीटीआई के कोई सेक्रेटरी जनरल तो थे नहीं, या वो पीटीआई के कोई डिवीज़नल सदर नहीं थे, या किसी सूबे के सदर नहीं थे, या कोई वाइस चेयरमैन नहीं थे। वो आपके आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल थे। आपने उन्हें लेफ्टिनेंट से लेके ऊपर मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, आपने लेफ्टिनेंट जनरल, आपने कोर कमांडर, आपने DGISI सब कुछ बनाया। तो आप ये कह रहे हैं कि बड़ा साजिशी आदमी था। मतलब कैसा सिस्टम है फिर हमारी फ़ौज में, नीचे से पकड़ा ही नहीं गया बंदा साजिशी? या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बाद में साजिशी हुए आखिरी उम्र में आके, या इमरान खान ने उनको साजिशी बना दिया आखिर पर आके? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब एक तरफ तो यहाँ पर लैप्स है ना कि हमें पता ही नहीं चला कि नीचे से बंदा ऊपर तक पहुँच गया। दूसरी बात, चले फैज़ हमीद साहब, मैं अभी फैज़ हमीद साहब जेल में हैं, इसलिए उनके बारे में मेरे ज़ाती तासरात क्या हैं, मेरे उनके बारे में एनालिसिस क्या, अभी नहीं करूँगा। अभी वो बुरे वक्त में हैं, मैं उन पर तनकीद नहीं करूँगा। मैं ज़ाती हैसियत में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये आपको वाज़े बता दूँ कि आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत कोई अक्लमंदी की ना, मूव्स की हैं ना फैसले किए हैं। अब मेरी ज़ाती हम्बल सी राय में वो बहुत ओवर रेटेड रहे कई चीज़ों के अंदर, हमें भी मुसीबत में फंसाया, ये मेरी ज़ाती राय है। और ख़ुद तो उन्होंने मुसीबत का मतलब मेरा ये वाली चीज़ों में नहीं, मैं जनरली जो उनकी पॉलिसीज़ थी उनकी बात कर रहा हूँ। मीन जो भी उन्होंने अपॉइंटमेंट्स करवाई हमारे ज़माने में, इमरान खान को मेरे ज़ाती ख्याल में तो उनकी वजह से सख्त नुकसान हुए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरी जो ज़ाती उनकी मेरे बारे में, जनरल फैज़ साहब की मेरे बारे में क्या राय है, मेरी उनके बारे में क्या राय है, ये वक्त नहीं। अभी वो मुसीबत में है। मुसीबत में किसी के ऊपर भी तानाजनी और अटैक नहीं करना चाहिए। वक्त आएगा, हम उनके बारे में बात करेंगे, वो हमारे बारे में करेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक बंदा जो नीचे से ऊपर तक गया, आपको पता ही नहीं चला। दूसरी बात ये कि चले अच्छा है जर्नैलों का एहतसाब शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल भी है कि अगले वाले भी तैयार हो जाएं और अगले वाले पॉलिटिकल लोग भी तैयार हो जाएं। अब तो किसी को भी मिलिट्री में से पकड़ा जाएगा, उससे बयान दिलवाया जाएगा किसी सियासी आदमी के खिलाफ। ज़रूरी थोड़ी कि लेफ्टिनेंट जनरल ही पकड़ना है, मेजर भी पकड़ा जा सकता है, कर्नल भी पकड़ा जा सकता है। वो बयान देगा कि इस सियासी बंदे ने मेरे साथ मिलकर ये काम किया, तो चुको उस सियासी लीडर को सीधा लेके जाओ मिलिट्री कोर्ट में, कोर्ट मार्शल करो और टांग दो। तो ये दरवाज़ा बिलावल जरदारी साहब, मोहतरमा हमारी बारबी बाजी जो हैं, मरियम नवाज साहबा, ये जहन में रखिए, ये रास्ता आप लोग खोल रहे हैं। अब किसी भी फौजी अफसर या एहलकार या हवालदार, सूबेदार भी हो सकता है, वो कहे जी कि मुझे इन्होंने पैगाम भेजा था मरियम साहबा ने फलाम बंदे के थ्रू के, आप चुक दो काम को, या मैंने इन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी, उस बेस के ऊपर इन्होंने ये एहतजाज किया था। तो आपका मिलिट्री एक तो रास्ता ये खोला जा रहा है। आइंदा के लिए तैयारी, किसी से भी साजिश की गवाही दिलवाकर, वादा माफ गवाह बनाकर सिविलियन को निशाना बनाने का नया टूल होगा ये। और फिर दूसरी बात तो हमने बताई दी कि साजिशी है, तो आपने ऊपर तक पहुंचा दिया, कहीं पकड़ा नहीं। अब 2 से 3 चीज़ें। एक तो इनको जो वकील साहब दिए गए हैं, ISPR खुद कह रहा है कि फ़ौज ने इन्हें मुकम्मल कानूनी इनके इख्तियार, इसका मतलब फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर वहाँ पर तो कोई वकील नहीं चला जाएगा ना। तो मियाँ अली इशफाक साहब जो समझे जाते हैं, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, मेरे ख़िलाफ़ भी एक ISI का केस जिसमें ISI इन्वॉल्व थी, जिसमें मुझे सेक्टर कमांडर ने बुला के कहा कि आप बाज आ जाएं, ये केस वापस ले लें। दूसरी तरफ इमरान खान कह रहे थे कि नहीं, आपने ये केस वापस, इस पर स्टेटमेंट वापस नहीं लेनी। उसकी तफसीलात मैं इसलिए नहीं बता रहा कि अभी भी वो केस अदालत में है। इमरान खान साहब का हुक्म था कि आपने खड़े रहना है, इसके ऊपर आपने पीछे नहीं हटना। ये हमारी हुकूमत के दौरान की बातें हैं, बात की नहीं। दूसरी तरफ जनरल बाजवा साहब का सख्त हुक्म मुझे सेक्टर कमांडर के थ्रू पहुंचा कि आप ये केस वापस लें, ये सारी स्टेटमेंट वापस लें, वरना आपको फिर तुन के रख दिया जाएगा। और उसमें फिर ISI ने मियाँ अली इशफाक साहब को मेरे ख़िलाफ़ खड़ा किया, और मुझे सेक्टर कमांडर साहब ने बता भी दिया था कि आपके ख़िलाफ़ ये वकील होंगे हमारी तरफ से, और फिर आप भुगतें। और फिर मैंने देखा भी उस मुकदमे में वाकई झटके भी महसूस हुए मुझे, हमारी हुकूमत होने के बावजूद। किसी दिन कभी आपसे शेयर करेंगे जब मेरे वकला इजाज़त देंगे, तो एक सीधा मुकदमा जिसके अंदर सबूत थे फोर्जरी के, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंटेड सबूत था, वो सब कुछ जनाबे वाला उड़ा के रख दिया गया 1 मिनट में, 1 दिन में। तो वो झटके भी। तो अब उन वकील साहब का दिया जाना फैज़ हमीद साहब को, दिस सेज इट ऑल।
फिर दूसरा जुमला कि अलहदा से 9 मई की अभी तफ्तीश हो रही है। तो ये जनाब सारी नूरा कुश्ती है। मैंने एक ट्वीट भी इस मामले में किया है। अली इशफाक साहब का इसमें होना, अलहदा से इन्वेस्टिगेट होना और बहुत सारी बातें कि कोई 4-5 महीने के बाद आपको याद आया है कि आपने अब उन्हें चार्जशीट किया है। ये मैं आपको सिर्फ बता दूं कि आम अदालत में भी 15 दिन के अंदर चालान जमा करवाना होता है किसी मुकदमे में। मैं बाहर की अदालत की बात कर रहा हूँ, मिलिट्री कोर्ट में तो मामला बहुत तेज़ चलते हैं। बाहर की अदालत में भी 15 दिन के अंदर चालान जमा करवाना होता है, और पुलिस ने 14 दिन के अंदर, और उसके बाद अदालत समन करती है। 1 वीक के अंदर आपको उसने कॉपीज़ देनी होती हैं चालान की, और कॉपीज़ के बाद फ़र्द जुर्म आयद होनी होती है। 30 डेज़ के अंदर अंदर नॉर्मल रूटीन में बाहर फ़र्द जुर्म कानून के मुताबिक लग जानी चाहिए। तो मिलिट्री में तो ये काम 15 दिन में ही होगा, जाहिर है, फास्ट होता है ना, वहाँ पर तो तारीखें और सारा बाकी काम वकील इधर उधर नहीं खेल सकते। तो यहाँ 4 महीने में अब हम चार्जशीट हो रहे हैं, और अभी भी 9 मई की अलग से तफ्तीश हो रही है, और फिर मियाँ अली इशफाक साहब और बहुत सारी दूसरी बातें। तो इसमें से फिर ये वाज़े हुआ कि ये नूरा कुश्ती है। फैज़ हमीद साहब को मैं ये नहीं कह रहा कि फैज़ हमीद साहब इनके साथ मिले हुए हैं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। उनके साथ तो जाहिर है होगी जो भी मुखासमत या जो भी उनको नुकसान भी हो सकता है, कोई उनके साथ क्या किया जाए। लेकिन ये जो इस टाइम ड्रॉप साइट की पहली आप खबर देखें, और उसके बाद आप इस खबर को देखें, फिर डी चौक किलिंग, गोली किसने चलाई, कितने लोग शहीद हुए, तो वो जो सवाल है गोली किसने चलाई, फिर आवाम जो बाइकआउट करे फिर रही है, ये तमाम चीज़ों को जब आप इकट्ठा करके पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ। और फिर इंटरनेशनल प्रेशर, और फिर हमने आपको एक खबर दी थी कि अक़वाम मुत्तहिदा में किसी चीज़ का कुछ जाना, फिर एक बड़े पाकिस्तान के अशरफ साहब, बहुत बड़े, मैं ये कहूँगा नाम है पाकिस्तान के, मुस्तनद नाम है उनका, एक दावतनामे के ऊपर बात करना कि हो सकता है इमरान खान को दावतनामा आए। वो मेरे ख्याल में शायद ना आए, लेकिन उनका ये कहना वो अशारतन था, उन्होंने सीगा इस्तेमाल करते हुए, इस्तारा इस्तेमाल करते हुए कोई और बात कही थी। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आई एम सॉरी ये वीलॉग थोड़ा लंबा हुआ, क्योंकि आज ये दोनों स्टोरीज़ बड़ी थी। मैं यही कहूँगा कि ये नूरा कुश्ती है, सिर्फ आपकी तवज्जो हटाई जा रही है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें से कुछ नहीं होना। और एवेंचुअली हाँ, जनरल फैज़ हमीद का नुकसान किया जाएगा, जेल में रखना, जाहिर है, लंबा अरसा उनको इन्वेस्टिगेट करना, सब कुछ नुकसान है। हो सकता है आई वॉश करने के लिए कोई छोटी मोटी बात में सज़ा भी सुनाए, लेकिन दिस इज़ ऑल नूरा कुश्ती, ये मेरा ओपिनियन है। ना ही फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इनके पास कोई इर्रेफ्यूटेबल एविडेंस है, ना ये वही रटी रटाई बातें हैं, ये सब का सब प्रोपेगेंडा है। मेरा एनालिसिस है ये, जिस तरीके से करवाया गया, जो टाइमिंग इसके लिए चूज़ की गई, जो तरीका वारदात चूज़ किया गया, जैसे डिजिटल सारे जो हैं वो नाई छोड़े गए बाद में, ISPR की जो स्टेटमेंट है, अलहदा वाला लफ्ज़ और सारी चीज़ें, इट ऑल, तो कोई इतनी ज़्यादा ठंड रखें, इतनी परेशानी की इसके ऊपर बात नहीं है। सवाल वही पूछते रहें, गोली किसने चलाई, वो आपका सवाल होना चाहिए, हम सबका सवाल होना चाहिए। मैं कम से कम ये सवाल पूछता हूँ कि जब 245 के तहत मिलिट्री वहाँ पर डिप्यूटेड थी डी चौक के ऊपर, फिर SSG के स्नाइपर्स आने की बात, अब ड्रॉप साइट की खबर पूरी की पूरी, तो फिर रेंजर्स भी वहाँ मौजूद थी। तो मेरा सवाल ये है कि गोली किसने चलाई और किसके हुक्म पर चलाई। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।